पिछले क्लास में बायोलॉजी में हम लोग रेबीज, खसरा, काली खांसी इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल किए थे। अब हम आज हेपेटाइटिस की बात करते हैं। अब पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। चैनल पर बाकी सारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वीडियो मिलते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अब एक ही बार सब कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी टॉपिक में आपको परेशानी हो तो उस टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो अगले ही क्लास में उस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, चाहे केमिस्ट्री हो या बायो। ठीक है, तो आज हम लोग हेपेटाइटिस को देखते हैं। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस एक लीवर से संबंधित होने वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस में अब किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस के कई स्ट्रेन हैं। अब कैसे भाई? हेपेटाइटिस का स्ट्रेन मतलब वो वायरस जो आप में हेपेटाइटिस खड़ा करता हो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इतने स्ट्रेन हैं हेपेटाइटिस के। अब हेपेटाइटिस अगर किसी को ए है, इसका मतलब वो स्ट्रेन ए से संक्रमित है। अगर हेपेटाइटिस का वायरस स्ट्रेन ए किसी व्यक्ति को संक्रमित करेगा तो उसे हेपेटाइटिस ए होगा। अगर हेपेटाइटिस बी करेगा तो हेपेटाइटिस बी होगा, सी करेगा तो सी होगा। जो स्ट्रेन आपके शरीर में प्रवेश करेगा उसी के आधार पर हेपेटाइटिस आपको होगा। तो फिर आप सोचेंगे कि इतने सारे हेपेटाइटिस हैं, तो हम लोग तो अक्सर ए और बी के बारे में बात करते हैं, क्यों? तो यही दोनों हेपेटाइटिस ज्यादा प्रभावित करता है मानव को, और होता भी है। बाकी का होने का कारण कुछ और है, लेकिन हेपेटाइटिस ए दूषित जल, दूषित भोजन और गंदे हाथ से खाना खाने के कारण ही होता है। गंदा खाद्य पदार्थ खाने से होता है। तो हेपेटाइटिस ए सामान्य चीज है, क्योंकि अक्सर हम लोग डस्ट पार्टिकल वाले फूड का उपयोग कर लेते हैं, या गंदे हाथों से बिना हाथ धोए खाना खाने लगते हैं, या दूषित भोजन का सेवन करते हैं। और हम लोग तो अक्सर यही करते हैं, गंदे भोजन या गंदे हाथ या गंदे शरीर के साथ कहीं जाना आना, उठना बैठना रहना, या फिर आपको बिस्तर का गंदा होना या डस्ट पार्टिकल का होना। तो हेपेटाइटिस ए होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि भोजन नियमित हम लोग को लेना पड़ता है, और वो दूषित भी हो सकता है। इसकी जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग को खुले आंख से दिखाई नहीं देता कि भोजन दूषित है या नहीं, या उसमें हेपेटाइटिस ए के स्ट्रेन के वायरस है या नहीं, ये तो दिखाई नहीं देगा। अब बी की बात करें, हेपेटाइटिस बी का, तो हेपेटाइटिस बी लार से या आपका ब्लड अगर ट्रांसफर किया जाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट करता है और वो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होता है, तो जिसको डोनेट किया जाएगा वो स्वस्थ व्यक्ति भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएगा। तो अब बार बार तो किसी व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफर तो होता नहीं, रोज इसकी जरूरत है नहीं, तो हेपेटाइटिस बी होने की संभावना कम होती है। अब बार बार एक इंजेक्शन का कई व्यक्तियों पर उपयोग करना, एक ही इंजेक्शन से कई मरीजों को सुई देना, तो वो सारे सिस्टम अब खत्म हो चुके हैं। प्रत्येक आदमी एक अलग इंजेक्शन का उपयोग करता है। डॉक्टर खुद इसके प्रति सचेत रहता है, या जो वहाँ पे अटेंडेंट होता है वो भी सचेत रहता है कि इसको तुरंत सुई देने के बाद फेंक दें और दूसरे से इंजेक्शन दें। और ब्लड देना लेना ये तो रोज का खेल है नहीं। और लाड़ की बात करें तो भोजन कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ के करता नहीं, अक्सर अब लोग बाल बच्चे परिवार भी अलग अलग करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी की संभावना कम हो जाती है। हेपेटाइटिस ए की संभावना अधिकतम है, क्योंकि दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। अब कौन सा भोजन दूषित है? आपके अनुसार तो स्वच्छ है, लेकिन उसके अंदर हेपेटाइटिस ए का स्ट्रेन हो तो आपको संक्रमित कर सकता है। तो ये हेपेटाइटिस है। तो इसमें होता क्या है? इसमें सबसे बड़ा चीज लीवर प्रभावित होता है, और यह लीवर प्रभाव डालेगा तो लीवर में और रक्त में सेरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आंख का रंग पीला होने लगता है, त्वचा का रंग पीला होने लगता है, गंभीर स्थिति में नाखून नीला भी होने लगता है, ब्लड की कमी हो जाती है, बुखार रहता है, वजन गिरने लगता है, खाद्य पदार्थ को पचाने में परेशानी होती है। तो ये सेरम बिलिरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ती है तो हेपेटाइटिस को संकेत करता है। तो इसकी जानकारी के लिए ब्लड जांच करवानी पड़ती है।
अब हर हेपेटाइटिस का अलग अलग कुछ लक्षण है, सबका लक्षण कुछ अलग अलग है, लेकिन कुछ लक्षण सामान्य है। वो है बुखार का आना, सर्दी खांसी थोड़ा जुकाम होना, टायर्डनेस फील होना, वजन कम होना, आँख का पीला होना, मूत्र का पीला होना। अब ये सब अब गहराई तक जाएंगे तो जो लेटरिन जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आना, चिकना होना, सफ़ेद होना। तो सीरम बिलिरुबिन की जांच कराई जाएगी तो हेपेटाइटिस की जांच होगी। एक तरह से कहें तो ये जॉन्डिस। तो सीरम बिलिरुबिन की मात्रा थोड़ा और डिटेल में बात कर लें, 0.7 के आसपास होना चाहिए ब्लड में। ब्लड में सीरम बिलिरुबिन की हालांकि 11th पढ़ाएंगे तो फिर इस टॉपिक पर और चर्चा करेंगे हम। 0.7 के आसपास होना चाहिए सीरम बिलिरुबिन। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है, जो अल्कोहल लेता है या ज़्यादा मसालेदार तेल मसाला खाना खाता है, तो उसमें सीरम बिलिरुबिन की मात्रा ऑलरेडी 7 से ज़्यादा बताएगा। तो अब लगातार लोग मुर्गा, मछली, मीट, अंडा इत्यादि ज़्यादा प्रोटीनियस भोजन खाता है, प्रोटीन ज़्यादा लेता है, तो उसमें सीरम बिलिरुबिन का मात्रा अधिक बताएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉन्डिस का शिकार है और वो हेपेटाइटिस का संक्रमित है। वो 2-3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 3-4 दिन लगातार तेल वाला, मसाला वाला खाना खाने के बाद व्यक्ति थक जाता है और नॉर्मल डाइट लेने लगता है, तब तक लीवर को यह आदत पड़ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा निकालने का। तो लीवर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 m मोलरिटी 1 m सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन को पचाता है। तो लगभग 3 से 3.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर डे निकलता है। अगर कोई तेल वाला खाना या विटामिन प्रोटीन ज़्यादा लेता है तो उसको पचाने के लिए लीवर को 3.5 लीटर के बजाय 5 लीटर 6 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना पड़ता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल डाइट पे आता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकलना उतना ही जारी रहता है, क्योंकि अब आदत बन चुका है शरीर को कि वो 5 से 6 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाले। तो वैसे स्थिति में सीरम बिलिरुबिन का मात्रा तो बढ़ेगा ही। इसके बाद अमाशय की भीतरी दीवार पे घाव हो जाएगा। ये भीतर के दीवार पे घाव हो जाएगा जो खुले आंख से दिखाई तो देगा नहीं। ये पस देना शुरू करेगा तो पेट में चुभन होगा, गैस होगा। तो गैस भी होता है तो आप सावधान हो जाएं। अगर गैस ज़्यादा बनता है, पर डे बनता है, तो हो सकता है कि आपका लीवर थोड़ा डैमेज चल रहा हो। तो हेपेटाइटिस में अब ये ऐसा भी होता है कि कभी कभी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है तो यहाँ पे घाव हो जाता है और इतने दिन के लीवर सड़ जाते हैं तो इस रोगग्रस्त हिस्से के लीवर को काट के हटाना पड़ता है। लीवर सिरोसिस कहते हैं उसे, लीवर कैंसर कहते हैं। तो काट के हटाना तो पड़ता है, हटा दीजिए आप। लेकिन ये सोच रहे हैं कि इतना आसान है, तो इतना आसान ये नहीं है, काफ़ी कॉस्टली भी है और कष्टदायक भी है। खैर, सीरम बिलिरुबिन की मात्रा 0.7 से ऊपर बढ़ेगा, 1 के ऊपर जाता है तो लोग समझता है कि जॉन्डिस की शुरुआत है। 4, 5, 6 तक जाता है तो समझता है कि हेपेटाइटिस हो गया। अब इसके लिए क्या करना होगा? खान पान पर कंट्रोल करें, प्रोटीन कम लें, विटामिन कम लें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें। हालांकि इंटरफेरॉन का इंजेक्शन इसमें लाभदायक होता है। ऐसे जॉन्डिस में जो भी दवाइयाँ चलाई जाती है, जैसे लिबोन है, लिबोन DS है, लिप 52 है, सर्बोलिन है, इन सब दवाइयों का सेवन करें, प्रोटीन का सेवन कम करें, तेल मसाले का सेवन कम करें, तो आप जॉन्डिस से राहत और हेपेटाइटिस से राहत पा सकते हैं। लेकिन उचित देखरेख अति आवश्यक होता है। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं, डेंगू। तो डेंगू की बात करेंगे तो यह भी इस जो वायरस से होता है, DEN1, 2, 3, 4 इत्यादि। डेंगू जिसके कारण होता है उस वायरस को DEN1, 2, 3, 4 स्ट्रेन है ये, इसके द्वारा अब डेंगू होगा तो कैसा डेंगू होगा? तो एक होता है कंजक्टिवाइटिस डेंगू और दूसरा होता है रक्तस्राव डेंगू। तो कंजक्टिवाइटिस डेंगू जो होता है वो काफी परेशान करता है, लेकिन जो रक्तस्राव डेंगू होता है वो और खतरनाक होता है। इसमें शरीर में लाल लाल चकता होना, अचानक से घाव हो जाए और बाहर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। खतरनाक बीमारी है। इसमें शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा गिरने लगती है। अब प्लेटलेट्स क्या है? तो WBC का हिस्सा है।
WBC, प्लेटिलेट्स, RBC, 3 कणिकाएं होती है। अब RBC के कितने भाग हैं? WBC में लिम्फोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है। ये सभी शरीर के प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। प्लेटलेट की संख्या प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में एक स्वस्थ मनुष्य में 3 से 3.5 लाख तक होनी चाहिए। उसकी मात्रा लगातार गिरने लगती है तो शरीर से रक्त बाहर निकलने लगता है। चूंकि रुकावट और किसी भी दूसरी बीमारी से संक्रमित होने में समय नहीं लगता, शरीर उससे अपनी रक्षा नहीं कर पाता। तो जैसे ही डेंगू होता है तो इसमें बुखार का आना, ज्वाइंट पे दर्द होना, उल्टी होना, दर्द होना, वजन कम होना, प्लेटलेट का संख्या कम होना, बुखार तो नियमित रहना, शरीर पे लाल चकत्ता होना, ये सामान्य चीज है। बच्चे बूढ़े किसी को हो सकता है। डेंगू जो होता है ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। एंडीज मच्छर है, इसके काटने से होता है। अब इसके काटने से क्यों होता है? क्योंकि एंडीज मच्छर के अंदर ये डेंगू के विषाणु ऑलरेडी पाए जाते हैं। जैसे कुत्ते के काटने पर उसमें रेप्टोवायरस पाया जाता है, वो मानव के ब्लड में चला जाता है और रेबीज हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसी तरह एंडीज मच्छर जब भी काटेगा तो ये डेंगू का वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या कचरे वाले जगह पर ज़्यादा मच्छर पनपते हैं। ऐसे सामान्यतः देखा गया है साइंस के द्वारा कि डेंगू के जो मच्छर है, एंडीज मच्छर, वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते और दिन में ज़्यादा काटते हैं, शाम के समय या सुबह के समय। तो मच्छरों से बचाव इसमें अति आवश्यक है। पैरासीटामोल दवाई लाभदायक है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएंगी जो उचित चिकित्सक की सलाह पर लेनी चाहिए। और ये जानलेवा भी होता है तो त्वरित डॉक्टर से दिखाएं, लापरवाही नहीं करें। मच्छर उन्मूलन पर विशेष ध्यान दें। जंगला खिड़की में जाली लगवाएं। आसपास में जलाशय हो तो उसमें केरोसिन तेल का छिड़काव करें, इससे पृष्ठ तनाव कम होगा, मच्छरों के अंडे डूब जाएंगे। उसमें जलीय जीवों को पालें, बतख है, गौठ है और मछलियाँ हैं, वो उन अंडों को खत्म कर देगी। आसपास में गंदगी न फैलने दें। DDT का छिड़काव करें। अक्सर गवर्नमेंट भी DDT छिड़कती है मच्छर उन्मूलन के लिए। तो मलेरिया, डेंगू सबसे राहत होता है। अधिकांश बीमारियों को मच्छरें ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेरा डेंगू। चलिए अगला देखते हैं मलेरिया को। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम के कई स्ट्रेन, कई प्रकार हैं जिससे मलेरिया होता है। तो एक होता है मलेरिया का उद्भवन काल, जैसे कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम में कौन सा प्लाज्मोडियम आपको संक्रमित किया है, इसकी जानकारी पहले होनी आवश्यक होती है, तब उचित इलाज हो पाता है। अब पहले आज से 10-12 साल, अब तो एक से एक डेवलप दवाइयाँ आ चुकी हैं। पहले डॉक्टर के पास जाते ही, मलेरिया का पता चलते ही डॉक्टर कहता था कि थर्मामीटर खरीद लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और हमें रिपोर्ट बताइए कि कितने कितने घंटे पे बुखार आता है, तब इसका इलाज करूंगा। तब तक दवाइयाँ दे देता था कि थोड़ी राहत हो जाए आपको। अब ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मलेरिया की जांच भी विडाल टेस्ट से होती है। पिछले क्लास में मैंने बताया था टाइफाइड की जांच विडाल टेस्ट से होती है। तो विडाल टेस्ट से मलेरिया और टाइफाइड दोनों की जांच होती है। तो जैसे ही मलेरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम आपके अंदर जाएगा। तो प्लाज्मोडियम के 4 स्ट्रेन हैं मलेरिया में। प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 स्ट्रेन हैं जो आप में मलेरिया उत्पन्न करेंगे। अब उद्भवन काल की बात करें तो लगभग 10 से 14 दिन तक का उद्भवन काल होता है। अब उद्भवन काल क्या है इसको समझ लें। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, उसी के द्वारा प्लाज्मोडियम पहुंचाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में उसके ऊपर वाहक के रूप में ये रहते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे ही मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसके शरीर में प्लाज्मोडियम चले जाएंगे। अब कौन सा प्लाज्मोडियम जाएगा ये तो जांच बताएगा, क्योंकि देखने से तो पता चलेगा नहीं। तो प्लाज्मोडियम, जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर काटा, प्लाज्मोडियम आपके अंदर गया,
तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ये 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन के बाद 14 दिन तक आपके शरीर में अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और लगातार डेवलपमेंट की स्थिति में रहते हैं। 10 दिन तक, 12 दिन तक, 14 दिन तक आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। जैसे ही 10 दिन और 14 दिन, 12 दिन पूरा होगा, आप में बुखार आना शुरू होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे बुखार आता है तो लोग सोचता है कि भाई सामान्य तरीके से आया होगा, हरासमेंट पे आया होगा, ऐसे कोई वायरल होगा। एक काम करते हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ ले लेते हैं। 1 दिन 2 दिन दवाई लेता है, ठीक तो होता नहीं। तीसरे दिन तंग आ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता है, कहता है कि एक काम करते हैं, पता तो है नहीं कौन सा बुखार है, क्योंकि हर बीमारी में बुखार होता है। 2 दिन का दवा देगा, कहेगा जाइए जांच करवा के आइए। अब जांच करवा के आएगा, तब तक 2 दिन दवाई खाता है तो अपने आप को काफी राहत महसूस करता है। कहता है डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, यही दवाई कंटिन्यू कर देता, ठीक हो जाते। जी नहीं, वो जो भी दवाइयाँ दी जाती है जीवाणु निरोधक दी जाती है, जीवाणु नाशक नहीं। जो किसी भी तरह का संक्रमण हो उसे कुछ समय के लिए रोक दे, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। जब जांच हो जाएगा कि कौन सा मलेरिया है, अब जैसे वाइवॉक्स की बात करें तो इसमें 48 घंटे के बाद बुखार आएगा। 48 घंटे के बाद, आज बुखार आया तो फिर परसों आएगा। 2 दिन हरासमेंट फील होगा, कमजोरी फील होगा, इसके बाद आपको टायर्डनेस महसूस होगा, भूख कम लगेगा, मुंह में लार कम बनेगा, कपकपी के साथ बुखार आएगा। अब आज आया तो फिर कल नहीं परसों आएगा। ऐसे स्थिति में आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्या है, कौन सी बीमारी है। दूसरा है कि आपका मलेरिया की बात करें तो ये 72 घंटे पर बुखार आता है उद्भवन काल के बाद। तो आज बुखार आया तो फिर 3 दिन के बाद आएगा। अब 3 दिन के बाद 3 दिन तक तुम परेशान रहोगे, बुखार कम रहेगा, हरासमेंट फील होगा, आरबीसी की संख्या, ब्लड कम बनेंगे, भोजन कम निकलने में बनेगा, उल्टी जैसा मन होगा, उल्टी हो भी जाएगा, कपकपी के साथ बुखार आएगा, थकान महसूस होगा, वीकनेस महसूस होगा, शरीर का वजन कम हो जाएगा, श्वसन दर बदल जाएगा। और 3 दिन के बाद आएगा, 72 घंटे के बाद। ये मलेरिया के द्वारा। और वाइवॉक्स के द्वारा 48 घंटे के बाद बुखार आएगा। अब रहा बात ओवेल के द्वारा, तो ओवेल में 24 घंटे के बाद बुखार आता है। 48 घंटे पे भी आता है, 24 घंटे पे भी आता है, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे पे ही आता है। तो 24 घंटे पे बुखार आएगा। 10 दिन तो उद्भवन काल क्या, मतलब 10 दिन तक प्लाज्मोडियम ओवेल अगर आपके शरीर के अंदर है तो 10 दिन तक वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा था, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब बुखार आएगा तो 24 घंटे के बाद बुखार आएगा और कपकपी के साथ बुखार आएगा। फिर वही बात, वजन का कम होना, आरबीसी का कम बनना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, उल्टी जैसा मन होना, उल्टी होना, श्वसन दर तेज होना और थोड़ा सा दिमाग का चिंता बढ़ जाना, ये भी इसके लक्षण है। जैसे कि हम टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड में भी चिंता की लकीरें ज़्यादा आ जाती है, सर भारी रहता है, इस तरह का लक्षण इसमें भी आएगा। भूख कम लगेगा, वजन गिरेगा। तो ये 24 घंटे पर बुखार आएगा ओवेल में। तो ये भी जांच होगा, विडाल टेस्ट होगा, अब पता चलेगा तो दवा दी जाएगी तो ठीक होगा। उसके बाद फैल्सीपेरम की बात करें तो फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला मलेरिया काफी खतरनाक होता है, ये जानलेवा होता है। बाकी में आपका जान जाए या बच जाए, इसमें बच जाए अलग बात है, लेकिन ये जानलेवा होता है। क्यों होता है? उद्भवन काल तो 14 दिन का है, 14 दिन के बाद आपको बुखार आना शुरू होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं रहता कि बुखार कब आएगा। अभी आपने दवा खाया, बुखार आया था, पैरासीटामोल लिया, फिर आधे घंटे में आ जाएगा। अभी वो बुखार उतरा भी नहीं कि फिर से आ जाएगा। 1 घंटे के बाद आ सकता है, 2 दिन के भी बाद आ सकता है, 2 घंटे के, 4 घंटे के, 6 घंटे के बाद कभी भी आ सकता है बुखार। अब किसी पेशेंट को लगातार बुखार पे बुखार आ जाए तो क्या होगा? वो निश्चित हो जाएगा, कोमा में जा सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो सकता है, तो ये मौत भी हो जाती है। ये खतरनाक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला मलेरिया। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही प्लाज्मोडियम जाता है, रक्त में तैरता है,
तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के अनुसार वो तो एक मादा एनोफिलीज मच्छर में था ही, अब आपके शरीर में आया, 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा किया, तो इसमें अपने जनसंख्या को बढ़ाएगा। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, एक ही प्लाज्मोडियम बड़ा होगा, अपने आप को डेवलप करेगा और एक समय आएगा कि रप्चर करेगा और यहाँ से बहुत सारे प्लाज्मोडियम आपके रक्त में निकलेंगे। और जैसे ही ये रक्त में मिलेंगे तो रक्त को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से मिलते ही ये हीमोजाइन विष बनाएंगे, हीमोजाइन विष। और जैसे ही हीमोजाइन विष बनेगा उस समय आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और कपकपी के साथ बुखार आने लगेगा। तो प्लाज्मोडियम की संख्या कितनी है, कब कब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, विखंडन, कितने बार नए प्लाज्मोडियम बन रहे हैं और कब बुखार आएगा, ये तो प्लाज्मोडियम निर्धारित करेगा, इसकी जांच होती है। प्लेटलेट्स और आरबीसी तो बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, लाल रक्त कणिकाओं को ये ज्यादा तोड़ देता है। जैसे ही विष बनेगा, जैसे हीमोग्लोबिन से मिला और हीमोजाइन बनाया, तो अब वो हीमोग्लोबिन रहा कहाँ, तो खराब हो गया, यानी कि आप में रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी जरूर होगी, एनीमिया होगा, चक्कर आएगा, वीकनेस फील होगा। इसमें आपको कभी कभी मस्तिष्क पे बुखार चढ़ जाता है, तो वो काफी खतरनाक होता है, वो कोमा में भेज देगा, आपको निश्चेत कर देगा, आपको परेशान ज्यादा करेगा, जल्दी खत्म भी नहीं होगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, घर में जल जमाव ज्यादा समय तक नहीं होना चाहिए, आसपास जलाशय और तालाब हो, नाली हो तो ढके होने चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए, डीडीटी का छिड़काव होना चाहिए, मच्छर उन्मूलन का व्यवस्था करना चाहिए और मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि मच्छरदानी लगाएं और आप बिस्तर के नीचे सो जाए कि मच्छर खोजेगा, भीतर हम मिलेंगे नहीं। मच्छरदानी के अंदर सोइए, जान बचेगा। और जब दरवाजे खिड़की में तार की जाली लगवाएं, सुरक्षित रहें। दूसरा बात, जलाशय है तो उसमें फिर जलीय जीवों का पालन करें, तो बचा जा सकता है। हालांकि इसमें एक कुनैन वृक्ष होता है, औषधीय पेड़ है। कुनैन वृक्ष का छाल हो, पत्ती हो, तना हो, लकड़ी हो, किसी भी चीज को पेस्ट बना के पीस के पानी के साथ पी लें तो किसी भी तरह का मलेरिया होगा उसमें लाभदायक होगा, लेकिन लंबे समय तक सेवन करना पड़ता है। तो उसी के आधार पर केमिकली प्रोसेस से हाई पोटेंसी की दवा पेंटाक्विन, क्लोरोक्विन, बेसोक्विन इत्यादि मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है, जिसको वेट और हाइट और आपके वजन के उम्र के अनुसार डॉक्टर बताता है कि कितना mg का लेना है और कितने टाइम लेना है, तो वो जल्दी ठीक कर देता है। ऐसे आपको फिर से बताएं, कुनैन वृक्ष काफी लाभदायक होता है और उसी के आधार पर उसके केमिकली प्रोसेस से बेसोक्विन, क्लोरोक्विन, पेंटाक्विन इत्यादि कई तरह की दवाइयाँ बनाई गई है जो मलेरिया में लाभदायक होती है। अन्यथा आप चिकित्सक से सलाह लें और उचित इलाज करवाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।